हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के विषय में बात करेंगे। भारतीय इतिहास में व्यापार वाणिज्य की शुरुआत हड़प्पा काल से मानी जाती है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक संपन्नता, आध्यात्मिक उपलब्धियों, दर्शन, कला आदि से प्रभावित होकर मध्यकाल में बहुत से व्यापारियों और यात्रियों का यहाँ आगमन हुआ। किंतु 15वीं सदी के उत्तरार्ध व 17वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य व्यापार के प्रारंभिक उद्देश्यों से भारत में प्रवेश करने वाली यूरोपीय कंपनियों ने यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नियति को लगभग 350 वर्षों तक प्रभावित किया। इन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली सबसे प्रथम थे, जो भारत में सबसे पहले आए। तो इन विदेशी शक्तियों में पुर्तगाली, फिर डच, उसके बाद अंग्रेज़ एंड डेनिश और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। तो इन्होंने 350 वर्षों तक भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। मुगल साम्राज्य की पतनोन्मुख परिस्थिति का लाभ उठाकर कई अधीनस्थ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र तो कर लिया, किंतु कोई ऐसा शक्तिशाली राज्य नहीं था जो भारत को एक सूत्र में बांध सके। परिणाम स्वरूप केंद्रीय शक्ति का अभाव, भारतीय राज्यों की आपसी ईर्ष्या, धन लोलुपता, द्वेष भाव, भारत की कमजोर राजनीतिक स्थिति, व्याप्त अराजकता, आपसी मतभेद व षड्यंत्र, ठोस राष्ट्रवादी विचारधारा का अभाव आदि स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियों के बीच क्षेत्रीय राज्यों के सहयोग से व्यापारिक एकाधिकार के लिए चतुर्भुजी संघर्ष आरंभ हो गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय प्राप्त कर भारतीय राज्यों को जीत अपने उपनिवेशों की स्थापना की व क्षेत्रीय विस्तार व सशस्त्र व्यापार की नीति का अनुसरण किया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यानी ये कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं थी। यूरोप के साथ भारत के व्यापारिक संबंध जो थे वो बहुत पुराने थे, यूनानियों के समय से थे। यूनानियों के विषय में हमने प्राचीन भारत में आपको पढ़ाया है। मध्यकाल में यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत का व्यापार अनेक मार्गों से चलता था। फिर ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी जो यूरोपियों को एशिया से व्यापार करने के लिए नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। जब वर्ष 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर को जीत लिया और कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो पूर्व पश्चिम के बीच के पुराने व्यापारिक मार्ग जो थे वो तुर्कों ने अपने नियंत्रण में कर लिए। तो वे व्यापारिक मार्ग जो है वो तुर्कों के नियंत्रण में आ गए और पूर्वी देशों यानी इंडोनेशिया, भारत वगैरह व यूरोप के बीच पारंपरिक व्यापारिक मार्ग पर अंकुश लग गया। इस प्रकार उत्पन्न परिस्थितियों के कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापारी भारत और इंडोनेशिया की स्पाइस आइलैंड को ईस्ट इंडीज़ कहा जाता है। तो स्पाइस आइलैंड के लिए नए और अधिक सुरक्षित मार्गों की तलाश करने लगे। तो प्रारंभ में यूरोपियों की मंशा अरबों व वेनिसवासियों के व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना था और तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना, क्योंकि उस समय जब यूरोपीय व्यापार नहीं कर पा रहे थे तो उस समय भारत में अरब व वेनिसवासियों का व्यापार पर एकाधिकार था। तुर्कों की शत्रुता मोल लेने से बचना, क्योंकि तुर्की उस समय काफ़ी शक्तिशाली थे, तो पूर्व के साथ सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित करना जो थे प्रारंभ में यूरोपियों के ये 3 उद्देश्य थे। 15वीं और 16वीं सदी तक यूरोप में पुनर्जागरण व प्रबोधन के परिणाम स्वरूप जहाज निर्माण, समुद्री यातायात में प्रगति तथा कुतुब नुमा यानी दिशा सूचक का आविष्कार हो गया था। तो नए समुद्री मार्ग की खोज का पहला कदम स्पेन व पुर्तगाल ने उठाया। इन देशों के नाविकों ने अपनी अपनी सरकार की सहायता से भौगोलिक खोजों का एक नया युग आरंभ किया, यानी नए व्यापारिक मार्ग ढूंढने के लिए सबसे पहला कदम स्पेन व पुर्तगाल के नाविकों ने अपनी सरकार की सहायता से उठाया। तो सर्वप्रथम वर्ष 1492 में स्पेन का नाविक कोलंबस भारत की खोज में निकला और भटक कर अमेरिका चला गया और इस प्रकार उसने अमेरिका की खोज की। भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज 17 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने की। वह उत्तमाशा अंतरेप यानी केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए, जो कि साउथ अफ्रीका के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर है, उसका चक्कर काटते हुए भारत के गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट
के तट पर यानी जो कि केरल में अवस्थित है वहाँ पहुँचा, जहाँ उसका स्वागत तत्कालीन शासक जमोरिन जो है ये एक प्रकार की उपाधि होती थी वहाँ के राजाओं की, तो उन्होंने उनका स्वागत किया। उत्तम आशा अंतरीप यानी कि पोप गुड होप की खोज 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। बार्थोलोम्यू डियाज ने। अरब व्यापारियों को जमोरिन का यह व्यवहार पसंद नहीं आया, क्योंकि उस समय अरब व्यापारियों का भारत के व्यापार पर एकाधिकार था। अतः उनके द्वारा जो है पुर्तगालियों का विरोध किया गया। उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध किया। भारत आने और जाने में हुई यात्रा व्यय के बदले, यानी उसे भारत आने जाने में जितना खर्च लगा उसके बदले वास्को डी गामा ने भारत से करीब 60 गुना अधिक धन कमाया। परिणाम स्वरूप इस लाभकारी घटना ने पुर्तगालियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया, प्रेरित किया। पूर्व के साथ व्यापार हेतु पुर्तगालियों ने इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की 1505 ईस्वी में। वास्तव में पोप अलेक्जेंडर 6 द्वारा 1453 में ही पूर्वी समुद्री व्यापार हेतु पुर्तगालियों को आज्ञा पत्र दे दिया गया था। भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव के बंदरगाहों में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना की। भारत में द्वितीय पुर्तगाली अभियान पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल के नेतृत्व में 1500 में छेड़ा गया। कैब्रोल ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज को पकड़कर जमोरिन को उपहार स्वरूप भेंट किया। 1502 में वास्को डी गामा का भारत में पुनः आगमन हुआ। पुर्तगालियों ने 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। 1505 में कन्नूर में पुर्तगालियों ने द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना की, यानी पहली फैक्ट्री उन्होंने कोचीन में लगाई और दूसरी कन्नूर में लगाई। और उन्होंने भारत से व्यापार करने के लिए जो कंपनी की स्थापना की, इस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की, वो 1505 ईस्वी में की। अब बात करते हैं पुर्तगाली वायसराय के विषय में। प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 से 1509 ईस्वी के बीच भारत में रहा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। पुर्तगाली सरकार की ओर से इसे यह निर्देश दिया गया था कि वह भारत में ऐसे दुर्गों का निर्माण करे जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, यानी नियंत्रण स्थापित करना भी हो। तो इसके द्वारा अपनाई गई नीति को नीले या शांत जल की नीति कहा जाता है। 1508 में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, जिसमें तुर्की, मिस्र व गुजरात की सेना सम्मिलित थी, उनके साथ चौल का युद्ध में ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पराजित हुआ। किंतु 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इस नौसैनिक बेड़े को पराजित कर दिया। दूसरा वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 ईस्वी तक भारत में रुका, इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में कोचीन को इसने अपनी राजधानी बनाया। 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी। 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज पर इसने अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु अल्फांसो द अल्बुकर्क ने प्रेरित किया, ताकि वो अपनी जनसंख्या भारत में बढ़ा सके। पुर्तगाली सत्ता व संस्कृति के केंद्र के रूप में इसने गोवा को स्थापित किया। भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप इसी के समय से आरंभ हो जाता है। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दी थी। इसके बाद नीनो डी कुन्हा का नाम आता है, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक भारत में रुका। 1530 में इसने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया। कुन्हा ने हुगली और सैंथोमा, जो कि मद्रास के निकट हैं, उसमें पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। 1534 में बेसिन को गुजरात के शासक की हत्या करके उससे छीन लिया गया और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। जोवा डी कैस्ट्रो नामक पुर्तगाली वायसराय ने बम्बई, चौल, दीव, सालसेट व बेसिन पर नियंत्रण स्थापित किया। भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के समय हुआ। पुर्तगाली एशियाई देशों
से व्यापार के लिए नागपत्तनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे, वे कोरोमंडल तट की मसूलीपत्तनम व पुलिकट शहरों से वस्त्रों का निर्यात करते थे। पुर्तगाली चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे। बात करते हैं पुर्तगालियों की नीतियों के विषय में। कार्ट्स आर्मेडा काफिला पद्धति। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले आयात निर्यात पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस पद्धति के अंतर्गत हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले प्रत्येक जहाज को शुल्क अदा करना होता है। पुर्तगालियों ने बिना परमिट भारतीय व अरबी जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश कर से वर्जित कर दिया। पुर्तगालियों ने कुछ भारतीयों से शुल्क लेकर छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को संरक्षण प्रदान किया। जिन जहाज़ों को परमिट नहीं दिया जाता था उन्हें गोला बारूद व काली मिर्च के व्यापार की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि मुगल सम्राट अकबर को भी कार्ड्स लेना पड़ता था। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 2 पुर्तगाली ईसाई पादरी मांसरेट और फादर इकाबेवा का आगमन हुआ। शाहजहां ने 1632 में हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से छीन लिया और औरंगजेब ने 1686 में चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया किया। अब बात करते हैं पुर्तगालियों के भारत में योगदान के विषय में। भारत का जापान के साथ व्यापार का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में तंबाकू की खेती, आलू, टमाटर की खेती का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। इसके अलावा जहाज निर्माण, कालीकट व गुजरात में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में की थी 1556 में। गोथिक स्थापत्य कला का विकास का श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। बात करते हैं पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण रहे। 18वीं सदी की शुरुआत में भारतीय व्यापार के क्षेत्र में पुर्तगालियों का प्रभाव कम हो रहा था। इसके कारणों में धार्मिक असहिष्णुता की नीति, बर्बरतापूर्ण समुद्री लूटपाट, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी, अंग्रेज व डच शक्तियों का विरोध, विजयनगर साम्राज्य का पतन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल की स्वतंत्रता का हरण कर लिया गया, भारतीय स्त्रियों संग विवाह की नीति का विरोध मराठों व मुगलों दोनों द्वारा किया गया। तो ये इनके पतन के कारण रहे, जो पुर्तगालियों के भारत में पतन के प्रमुख कारण। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन